चौथे सप्ताह के तीसरे व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 18 में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने शोध के विविध सोपानों को विस्तार से जाना। आज 18वें व्याख्यान के रूप में शोध के विषय शीर्षक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। शोध के विषय के अध्ययन के बाद आप शोध संबंधी महत्वपूर्ण विषयों और उनसे जुड़ी जानकारी से परिचित हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शोध के विषय। जैसा कि आप जानते हैं कि शोधार्थी सबसे पहले शोध के विषय का निर्धारण करता है। विषय शोधार्थी की अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप चुना जाना चाहिए। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं और प्रत्येक में शोध की संभावनाएं रहती हैं। हिंदी साहित्य के शोधकर्ता के लिए हिंदी भाषा, साहित्य, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य की विविध प्रवृत्तियों, कवियों तथा लेखकों की उपलब्धियों के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र, हिंदी तथा हिंदीतर साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से संबद्ध विषय हो सकते हैं। इन विविध विषयों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो कार्य हो चुका है उसकी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप शोधगंगा जैसी वेबसाइट से सहायता ले सकते हैं। इन विषयों के संबंध में अब कुछ विषयों पर बातचीत कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी भाषा को। तो जो आपकी हिंदी भाषा है उस पर बात करते हैं। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन यद्यपि बहुत समय से हो रहा है तो भी भाषा प्रवाहमान होती है। उसमें समय के बीतने के साथ विभिन्न कारणों से परिवर्तन होता रहता है। अतः उसकी प्रकृति एवं प्रवृत्ति का अध्ययन अपेक्षित होता है। भाषा वैज्ञानिकों ने पश्चिम में ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली तथा बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली को माना। इस तरह हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। इनके अतिरिक्त बोलियों के भी भेद विभेद अध्ययन के विषय हो सकते हैं। हिंदी भाषा पर शोध के लिए कई रोचक विषय हैं, जैसे हिंदी के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का विकास, अन्य भाषाओं से हिंदी की ग्रहणशीलता, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंदी की भूमिका, विभिन्न साहित्यिक विधाओं में हिंदी का प्रभाव और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में हिंदी का महत्व। आप हिंदी की उत्पत्ति, देवनागरी लिपि के विकास या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिंदी के बदलते रूप पर भी शोध कर सकते हैं। इसके अलावा भाषा का इतिहास और विकास पर भी शोध की जा सकती है, जिनमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें हम आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में हिंदी के विकास का अध्ययन कर सकते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी का जो संबंध है उस पर भी कार्य किया जा सकता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली जैसी बोलियों से हिंदी के विकास पर शोध किया जा सकता है, या फिर देवनागरी लिपि का विकास
यानी देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक विकास और स्वरूप पर भी शोध के विषय हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो हिंदी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है उस पर भी शोध के विषय हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय एकता में हिंदी की भूमिका, जिसके अंतर्गत विभिन्न भारतीय संस्कृतियों को जोड़ने में हिंदी के सेतु के रूप में कार्य करने का अध्ययन किया जा सकता है। आधुनिक समाज में हिंदी के स्थान पर काम हो सकता है, जिसमें सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों पर हिंदी के प्रयोग का विश्लेषण हो सकता है। साथ ही संस्कृति और भाषा के संबंध पर आधारित विषयों पर भी शोध कार्य किए जा सकते हैं। हिंदी को संस्कृति का आधार मानते हुए सामाजिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए भाषा का विश्लेषण किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त हिंदी के व्यवहारिक और तकनीकी रूप पर भी हम काम कर सकते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंदी पर काम हो सकता है, जैसे विधि, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी पाठ्य सामग्री की उपलब्धता पर शोध कर सकते हैं, या सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्रों में हिंदी पर कार्य हो सकता है। कार्यालयों में अंग्रेजी के प्रभुत्व की चुनौती और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयासों का अध्ययन। साथ ही वैश्वीकरण के युग में हिंदी की प्रासंगिकता, यानी विश्व भाषा के रूप में हिंदी के विकास की संभावनाओं पर भी शोध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम हिंदी का साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक स्वरूप पर भी कार्य कर सकते हैं, जिसमें हिंदी कथा साहित्य में बदलते परिदृश्यों के चित्रण पर काम किया जा सकता है। हिंदी कहानी, उपन्यास और साहित्य में समाज के बदलते परिदृश्यों का अध्ययन इसके अंतर्गत विषय हो सकते हैं। विभिन्न बोलियों का हिंदी पर प्रभाव, अन्य भाषाओं और बोलियों के शब्दों को ग्रहण करने की हिंदी की क्षमता का विश्लेषण भी इसमें किया जा सकता है। साथ ही भाषा परिवर्तन का अध्ययन, ध्वनि, रूप रचना, वाक्य विन्यास और अर्थ में समय के साथ हिंदी में हुए परिवर्तनों पर इसके अंतर्गत हम शोध कर सकते हैं। हिंदी में शोध के विषयों के अंतर्गत हिंदी भाषा के बाद आता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय, जो है लोक साहित्य। जन सामान्य में प्रचलित अलिखित साहित्य लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। यह शब्द अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का पर्याय है। इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए हम लोकगीत, लोक कथा, कहावतें, मुहावरें, पहेलियाँ, लोकनाट्य, अंधविश्वास, जनश्रुतियाँ आदि को शामिल करते हैं। तो हिंदी की सभी बोलियों और उनसे संबंधित लोक साहित्य पर शोध की अपार संभावनाएं हैं। हिंदी लोक साहित्य पर शोध के कई संभावित विषय हो सकते हैं, जैसे किसी विशेष क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड के लोकगीतों का अध्ययन, लोक कथाओं में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण, या ग्रामीण महिलाओं के मौखिक साहित्य का दस्तावेजीकरण इत्यादि। आप लोक कथाओं की विधाओं, लोक साहित्य पर आधुनिक तकनीक का प्रभाव, या लोक साहित्य की परंपरा और उसके संरक्षण पर भी शोध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ विषयों को देखते हैं जो लोक साहित्य के अंतर्गत हो सकते हैं, जैसे क्षेत्रीय लोक साहित्य पर शोध, यानी किसी विशेष क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, अवधी प्रदेश आदि के लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक वार्ताओं का अध्ययन, या विभिन्न भाषाओं और बोलियों जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी के लोकगीतों में भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण पर भी कार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधाओं पर आधारित शोध, यानी
कहावतों, मुहावरों, पहेलियों आदि का उद्भव और विकास, लोक कथाओं और लोकगीतों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, विभिन्न उत्सवों और त्योहारों से जुड़े लोक साहित्य और परंपराओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन को भी रख सकते हैं, यानी लोक साहित्य के माध्यम से किसी समाज की आकांक्षाओं और भावनाओं का चित्रण, लोक साहित्य में चित्रित सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं और रीति रिवाजों का विश्लेषण, लोक साहित्य का मानव मनोविज्ञान पर प्रभाव और उसके पीछे की मनोवैज्ञानिक धारणाएं इत्यादि। यदि आधुनिक संदर्भ में हम लोक साहित्य की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य को आकार देने में लोक साहित्य की भूमिका या प्रचलित लोक साहित्य और पारंपरिक लोक साहित्य के बीच अंतर और संबंध का अध्ययन तथा लोक साहित्य के संरक्षण और संवर्धन में तकनीकी संसाधनों जैसे सोशल मीडिया इत्यादि का उपयोग। इसमें कुछ अन्य संभावित विषय भी हो सकते हैं, जैसे लोक साहित्य के अध्ययन में विभिन्न विद्वानों के योगदान का विश्लेषण, लोक साहित्य का उपयोग इतिहास, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों के लिए एक सामग्री स्रोत के रूप में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी में भाषा विज्ञान और लोक साहित्य के अतिरिक्त शोध के विषय और क्या हो सकते हैं। इसमें है आपका साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित विषयों पर शोध। इसमें जैसे पहले हम आदिकाल को लेते हैं तो हिंदी साहित्य के आदिकाल पर शोध के लिए विविध विषय उपलब्ध हैं, जिनमें चारण साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। और जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल में वीर रस और श्रृंगार रस का प्रभाव, विभिन्न बोलियों जैसे डिंगल, पिंगल, इनका विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकालीन गद्य का उद्भव और अमीर खुसरो जैसे कवियों की कृतियों का विश्लेषण इसमें शामिल है। इसमें शोध के कुछ अगर मुख्य विषयों को देखा जाए तो उसमें जैसे हम विभिन्न काव्य धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जैसे चारण साहित्य जिसमें राजाओं की प्रशंसा और वीर रस की प्रधानता, सिद्धनाथ साहित्य जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन, जैन साहित्य जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का समावेश पर कार्य हो सकता है, और साहित्यिक प्रवृत्तियों पर भी इसमें हम काम कर सकते हैं। जैसे आदिकाल में वीर रस और श्रृंगार रस का चित्रण, खासकर चारण काव्य और विद्यापति की पदावली में, आदिकाल में विभिन्न साहित्यिक अलंकारों का प्रयोग, सामाजिक जीवन और लौकिक प्रेम का चित्रण जैसे संदेश रासक या अमीर खुसरो की कृतियों में, भाषा और शैली के विकास को लेकर भी कार्य हो सकता है, जैसे डिंगल और पिंगल जैसी प्रयुक्त भाषाओं का विश्लेषण, आदिकाल में अपभ्रंश और हिंदी की पुरानी बोलियों का उद्भव और विकास, आदिकालीन गद्य का विकास, राउल बेल, चंदायन, वर्ण रत्नाकर जैसे ग्रंथों का अध्ययन। साथ ही इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर भी हम काम कर सकते हैं, यानी जो आदिकालीन समाज है उसका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश क्या रहा है और आम जनता का जो जनजीवन था उन पर इसका क्या प्रभाव था। साथ ही प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर भी हम कार्य कर सकते हैं, अमीर खुसरो की पहेलियों और अन्य साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण, विद्यापति की पदावली और अन्य रचनाएं जैसे कीर्तिलता व कीर्ति पताका का गहन अध्ययन। साथ ही वीरगाथात्मक जो साहित्य है
उसका अन्य साहित्य से तुलनात्मक अध्ययन पर भी कार्य हो सकता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल पर शोध करने के लिए कई विषयों में से कुछ विषय जो हैं वो इस प्रकार हैं कि भक्ति काल की सगुण और निर्गुण धारा का तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न संतों और कवियों के सामाजिक योगदान जैसे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जायसी आदि का समाज पर प्रभाव, विभिन्न काव्य शाखाओं जैसे कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी की दार्शनिक और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल में प्रयुक्त अवधि, ब्रजभाषा और अन्य बोलियों का विश्लेषण तथा भक्ति काल की रचनाओं में निहित मानवतावादी मूल्यों और धार्मिक समरसता का अध्ययन। अब मैं आपको कुछ और शोध विषय बता रहा हूँ जिन्हें आप चुन सकते हैं। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से निर्गुण और सगुण भक्ति धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात कबीर जैसे निर्गुण कवियों और तुलसीदास जैसे सगुण कवियों के दर्शन, मूल्यों और साहित्यिक प्रवृत्तियों की तुलना करें। सूफी मत और प्रेमाश्रयी शाखा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं पर सूफीवाद के प्रभाव का अध्ययन करें, या सूफी कवियों द्वारा प्रेम और मानवता के मूल्यों के चित्रण का विश्लेषण करें। राम और कृष्ण भक्ति शाखाओं का अध्ययन, जिसमें आप राम भक्ति धारा में तुलसीदास के योगदान या कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास के योगदान पर शोध कार्य कर सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी कार्य किया जा सकता है। भक्ति काल में समाज सुधार, कबीर, रैदास और अन्य संतों ने समाज सुधार पर कितना बल दिया है और उनके क्या परिणाम रहे, इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त नारी चेतना और स्त्री दृष्टि से भी कार्य किया जा सकता है। भक्तिकालीन काव्य में नारी के चित्रण, उसकी चेतना और स्त्री की दृष्टि से आप संबंधित साहित्य पर शोध कर सकते हैं। साथ ही साहित्य और सामाजिक मूल्यों की भूमिका के संदर्भ में भी शोध कार्य किया जा सकता है। यानी भक्ति काल के कवियों ने जीवन मूल्यों और सामाजिक समरसता को किस प्रकार अपनी रचनाओं में उजागर किया, इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। भाषा और साहित्य के जो अन्य पहलू हैं, जैसे भक्ति काल में भाषा का विकास, इसमें अवधी, ब्रज और सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा के प्रयोग और उनके साहित्यिक महत्व का अध्ययन आप कर सकते हैं। विभिन्न कवियों की काव्य प्रवृत्तियाँ, यानी किसी एक प्रमुख कवि जैसे सूर, तुलसी, मीरा या जायसी की विशिष्ट काव्य प्रवृत्तियों, भाषा शैली या विषय वस्तु पर भी शोध कार्य किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें आप भक्ति काल की विविधता पर भी शोध कार्य के विषय चुन सकते हैं। भक्ति काल के सभी कवियों की रचनाओं में विविधता, समर्पण की भावना और कालजयी मूल्यों की खोज आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आदिकाल और भक्ति काल के बाद जब हम आधुनिक काल पर पहुंचते हैं तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर शोध के कई विषय हमें दिखाई पड़ते हैं। आधुनिक कवियों की सामाजिक चेतना और राष्ट्रीयता पर प्रभाव, भारतेंदु युग में गद्य का विकास और खड़ी बोली की भूमिका, दिव्यवेदी युग में सुधारवाद और नवजागरण, छायावाद और रहस्यवाद का सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के सामाजिक और साहित्यिक सरोकार।
आप इन विषयों को विभिन्न विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता या साहित्य की किसी विशेष धारा पर केंद्रित कर सकते हैं। तो आधुनिक युग के जब हम आधुनिक युग पर बात करते हैं, उससे संबंधित जो विषय हमें दिखाई देते हैं, उन पर अब हम कुछ बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका भारतेंदु युग और नवजागरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य के विकास पर प्रभाव, इस तरह का विषय आपका हो सकता है। समाज में चेतना और राष्ट्रीयता जगाने में भारतेंदु के नाटकों और निबंधों की भूमिका, या ब्रजभाषा से खड़ी बोली में परिवर्तन और उसके सामाजिक कारणों पर भी आप अपना विषय चुन सकते हैं। द्विवेदी युग और सामाजिक चेतना के अंतर्गत आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में गद्य का परिष्कृत रूप तथा सामाजिक, राष्ट्रीय और आर्थिक समस्याओं को उजागर करने वाली कविताएं, या फिर स्वच्छंदतावादी कविता के विकास और श्रीधर पाठक के योगदान संबंधी विषयों को आप अपने शोध का केंद्र बिंदु बना सकते हैं, उसको केंद्र में रख सकते हैं। छायावाद और रोमांटिसिज्म से संबंधित विषय भी आपके हो सकते हैं। प्रेम और रहस्यवाद के तत्वों का काव्य में समावेश, विशेषकर जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। सौंदर्य और व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति पर भी आप अपने विषयों को बना सकते हैं। जहाँ तक प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की बात है, तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाओं में सामाजिक और आर्थिक शोषण का चित्रण, वर्ग संघर्ष और आम आदमी के जीवन से जुड़ी कविताएं, प्रयोगवाद में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और नए काव्य शिल्प का अन्वेषण, स्वतंत्रता के बाद के यदि साहित्य पर बात की जाए, यानी वह हिंदी साहित्य जो स्वतंत्रता के बाद लिखा गया, उस पर भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं। जैसे स्वातंत्र्योत्तर युग में कथा साहित्य और उपन्यास का विकास, जैसे किसी एक लेखक के संदर्भ में, मान लीजिए प्रेमचंद के संदर्भ में, प्रेमचंद के उपन्यास, या आधुनिक कवियों की सामाजिक समस्याओं पर अभिव्यक्ति तथा समकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियां और नए लेखक। इन सब विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य संभावित विषय भी हैं। अन्य संभावित विषयों की यदि हम बात करें तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का हिंदी उपन्यासों पर प्रभाव, हिंदी और उर्दू साहित्य के बीच साझी विरासत का विश्लेषण, आधुनिक हिंदी में किसी विशेष विधा या लेखक के योगदान का मूल्यांकन। हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास से संबंधित विषयों के बाद अब हम बात करते हैं पाठालोचन की। रचना के मूल पाठ के स्वस्थ निर्धारण के प्रसंग में स्वीकृत, निपुण तथा विधि विहित प्रक्रिया का नाम पाठालोचन है। पाठ से हमारा तात्पर्य किसी भाषा में रचित ऐसे अर्थपूर्ण ग्रंथ से है जो अन्वेषक को न्यूनाधिक रूप में ज्ञात है और जिसके विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा जा सकता हो। पाठ से तात्पर्य रचयिता के स्वहस्तलिखित ग्रंथ या रचना से है। उससे रचयिता के जीवन काल या बाद में की गई प्रतिलिपियां मूल पाठ की यथावत प्रतिलिपियां हैं। यह अनिश्चित रहता है क्योंकि उनमें पाठ भेद मिलता है। सारी उपलब्ध प्रतिलिपियां मूल रचना से ही की गई प्राय नहीं होती। यदि की गई हों तो प्रतिलिपिकार के प्रमाद या
संस्कारवश पाठ भेद हो जाते हैं। यदि रचयिता की स्वहस्त लिखित प्रति उपलब्ध हो जाती है तो पाठालोचन का प्रसंग ही नहीं उठता। तो मुझे आशा है कि इस व्याख्यान से आपको हिंदी में शोध के विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप जान गए होंगे कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास और पाठालोचन और उसके अतिरिक्त भी जो नए विषय हैं उन पर किन किन संदर्भों में, किन किन दृष्टिकोणों से शोध कार्य किया जा सकता है। आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं।